हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं थर्मल पावर प्लांट से। ओके। तो आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट का नाम सुना होगा कि थर्मल पावर प्लांट होता क्या है। देखिए, मैं आपको नाम से ही मीनिंग निकालना सिखाता हूँ। ओके। कि थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट या गर्मी। ओके। पावर प्लांट का मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसा यंत्र या ऐसा सिस्टम जहाँ से पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके। तो थर्मल पावर प्लांट में हीट या गर्मी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ओके। तो देखिए, नाम से ही कैसे अपन ने मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके। तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है वहाँ पर गर्मी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, हीट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। अब वो कैसे होता है हम स्टडी करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशंस टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है कि हर दिन बहुत सारा पेट्रोल, डीजल, कोल ये सब जलाया जाता है। कहाँ? थर्मल पावर प्लांट में। इन सब को जलाने के बाद जो स्टीम निकलती है, ओके, स्टीम यानी भाप निकलती है, उस भाप से, उस भाप के प्रेशर से, जैसे आपने देखा होगा कि जब घर पे खाना बनता है तो कुकर से सीटी निकलती, ओके, कुकर से स्टीम निकलती, तो वो इतनी तेज स्टीम होती है कि सीटी को ऊपर कर देती है। तो उसकी लाखों गुना तेज स्टीम जो रहती है वो एक पंखी की तरफ डायरेक्ट की जाती है, एक टरबाइन की तरफ डायरेक्ट की जाती है। तो वो स्टीम उस टरबाइन को घुमाती है गोल गोल। ओके। उस टरबाइन से जुड़ा हुआ होता है डायनमो या जनरेटर। ओके। तो जब वो स्टीम यानी वो भाप उस जनरेटर को घुमाती है, उसकी टरबाइन को घुमाती है, तो वो जनरेटर ऐसा जनरेटर होता है कि उसकी पंखी को आप घुमाएंगे तो उसमें बिजली पैदा होती है। ठीक है। मतलब मैकेनिकल वर्क आपने किया, पंखी को घुमाया, वो एक मैकेनिकल वर्क था। पंखी को किसने घुमाया? पंखी को स्टीम ने घुमाया, जो भाप निकल रही थी उसने घुमाया। तो ये मैकेनिकल वर्क हो गया। ओके। तो इस मैकेनिकल वर्क से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल वर्क में। तो ये कौन कन्वर्ट करता है? डायनमो। ओके। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कहाँ? थर्मल पावर प्लांट में। क्या किया जाता है? फॉसिल फ्यूल यानी कोल या डीजल या फिर पेट्रोल या वुड वगैरह जलाया जाता है। ओके। फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है और फॉसिल फ्यूल को जलाने के बाद वाटर को गर्म किया जाता है। फॉसिल फ्यूल को जलाकर वाटर को गर्म किया जाता है। तो वाटर गर्म होता है, तो गर्म वाटर से क्या बनती है? भाप बनती है। ओके। तो उस भाप को हम बोलते हैं स्टीम। तो वो स्टीम क्या करती है? इतनी तेजी से प्रेशर लगाती है टरबाइन पे कि टरबाइन गोल गोल घूमने लगती। वो टरबाइन एक बार गोल गोल घूमने लगी तो वो गोल गोल घूमते हुए क्या जनरेट करती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ओके। तो ये है थर्मल पावर प्लांट का पूरा सिस्टम। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, कोल, ओके, केरोसिन, तो ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जलाया जाता है हर दिन। कहाँ पर? पावर स्टेशन में। क्या करने के लिए? पानी को गर्म करने के लिए। पानी गर्म होता है तो क्या निकलती है? पानी से भाप निकलती है, स्टीम निकलती है। वो स्टीम इतनी ज़्यादा प्रेशर से निकलती है, इतनी ज़्यादा दबाव से निकलती है कि उस स्टीम की मदद से टरबाइन की पंखियों को घुमाया जाता है। ठीक है। टरबाइन को घुमाया जाता है तो टरबाइन के घूमने से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। ओके। तो आप देख सकते हैं कैसे मैकेनिकल वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर। तो द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर एफिशिएंट दैन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब होता है कि सपोज अगर आप एफिशिएंसी की, इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप किसी पावर स्टेशन से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, वहाँ से अगर आपने 40,000 वोल्ट की बिजली भेजी तो हर जगह वो बिजली तारों के थ्रू 45,000 ही जाएगी या 40,000 ही जाएगी।
ओके, कम नहीं होगी ज़्यादा बिजली। बट दूसरे फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये दूर डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट होते होते इनकी क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाती है। ओके, तो लॉस हो जाता है। ओके, तो एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। बट इलेक्ट्रिसिटी में एफिशिएंसी जो है वो कम नहीं होती। ओके, द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर एफिशिएंट दैन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। मतलब अगर आप 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वैसे तो 10 किलोमीटर इतनी छोटी डिस्टेंस में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं है, पेट्रोल और डीजल इतना कम डिस्टेंस पे ले जाया नहीं जाता, लेकिन हज़ारों किलोमीटर, जैसे ईरान से पाइपलाइन आती है, ईरान से पेट्रोल और डीजल सऊदी अरेबिया से आता है। ओके, तो ये लगभग 2-3 हज़ार 4 हज़ार किलोमीटर दूर से आता है। तो इतनी दूर से कोई चीज़ आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 1,000 लीटर आई है तो उसमें से सिर्फ 990 लीटर बचता है, 10 लीटर उड़ जाता है, तो 10 लीटर का लॉस हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर कितनी भी दूर से आए तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होता है ज़्यादा, आधे परसेंट 1% लॉस होता है, उतना लॉस बिल्कुल ना के बराबर होता है। ओके, तो देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोल्ड और ऑयल फील्ड्स। तो जहाँ पर तेल निकलता है या जहाँ पर कोयला निकलता है वहाँ पर बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट को एस्टेब्लिश किया जाता है। द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज़ यूज्ड सिंस फ्यूल इज़ बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो थर्मल पावर प्लांट नाम है वो यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो फ्यूल है वो हीट एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्मल का मतलब होता है हीट। ओके, तो फ्यूल की मदद से हीट एनर्जी बनाई जाती है और उसी हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। मैं आपको बता चुका हूँ। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जो कोल या फिर कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर डीजल या फिर केरोसिन वगैरह जो आपने जलाया है, तो उस केरोसिन को जलाने से हम क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं उसको जलाकर। पानी गर्म होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, भाप में, स्टीम में। वो स्टीम का इस्तेमाल इतने प्रेशर से किया जाता है कि जो टरबाइन होती है, टरबाइन मतलब पंखी, उस पंखे को घुमाया जाता है और उस पंखे से कनेक्टेड होता है डायनमो या जनरेटर। तो वो जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करता है। जैसे ही वो पंखी घूमती है बिजली पैदा होती जाती है, जितनी तेज़ वो पंखी घूमेगी उतनी ज़्यादा बिजली पैदा होगी। ओके, तो ये था थर्मल पावर प्लांट। अब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और पावर प्लांट ऐसा प्लांट होता है, ऐसी जगह होती है, ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी बिजली पैदा होती है। तो पानी की मदद से बिजली कहाँ पैदा होगी, पानी की मदद से बिजली पैदा होगी बड़े बड़े डैम्स में, यानी बांध। डैम आपने देखा होगा कहीं, जहाँ पर नदियाँ होंगी बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं। उन डैम्स से पानी बहुत तेज़ी से छोड़ा जाता है। ओके, उन डैम्स में अलग अलग गेट बना दिए जाते हैं और उन डैम से पानी छोड़ा जाता है। ओके, तो बहुत ही हाइट से पानी गिरता है। तो पानी कहाँ पर गिरता है, टरबाइन में ही। जैसे स्टीम उस टरबाइन को घुमा रही थी, वैसे ही पानी गिरता है बहुत ऊंचाई से, और वो पानी टरबाइन को घुमाता है। जब वो टरबाइन घूमती है तो वहाँ पर भी डायनमो लगा रहता है। तो टरबाइन के घूमने से क्या पैदा होती है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये देखिए रिजर्वॉयर है, ये डैम बना हुआ है। ओके, रिजर्वॉयर मतलब जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। आप लेफ्ट साइड में देखिए रिजर्वॉयर लिखा हुआ है। रिजर्वॉयर मतलब डैम बना हुआ है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है। यहाँ नीचे गेट बने हुए हैं कुछ, ओके, जिसको स्लुइस गेट्स बोलते हैं। तो इस स्लुइस गेट से बहुत तेज़ी से पानी आता है और वो पानी इस टरबाइन को घुमाता है। ये जो टरबाइन आपको दिख रही होगी, इस टरबाइन को बहुत तेज़ी से पानी घुमाता है। और ये टरबाइन जिस शाफ्ट से कनेक्टेड है वो शाफ्ट जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर जो है वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ से तारों के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाती है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, थर्मल सॉरी हाइड्रो पावर प्लांट का। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो पुराने ज़माने से चली आ रही है प्रक्रिया, उसको ट्रेडिशन बोलते हैं। ओके,
तो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो बहुत पहले से चली आ रही। तो अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाइट। तो दूसरा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी। अब कोई भी चीज़ चलेगी, कोई भी चीज़ बहेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जैसे पानी है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स के अंदर होती काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ जो मूव करती है उसके अंदर होती काइनेटिक एनर्जी। ओके, और कोई भी चीज़ जो हाइट में है, जो ऊंचाई से गिरती है, तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हाइट में अगर कोई भी चीज़ है हाइट से गिर रही है तो वो उसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी चीज़ अगर ज़मीन में है और वो आगे बढ़ रही है बहुत तेज़ी से या मूवमेंट कर रही है तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे जो बॉल हम खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट की बॉल हो, टेनिस बॉल हो, लेदर बॉल हो, उसमें काइनेटिक एनर्जी हम जनरेट करते हैं। हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी उस बॉल को देते हैं तो बॉल में क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ओके, जब हम बॉल को हाई कैच फेंकते हैं तो जब वो सबसे हाइट पर जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ओके, सबसे ज़्यादा हाइट पर जब वो होगी तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ये कंसेप्ट आपको फिजिक्स में समझाया जाएगा, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ओके, तो दूसरा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी के थ्रू होता है। तो वाटर की खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे वाटर बह सकता है। ओके, और वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी कब आ जाएगी, किसी चीज़ के पास पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, मैंने अभी बताया है, जब वो चीज़ ऊंचाई से गिरती है। किसी भी चीज़ को हाइट पर अगर आप रख दें, ऊंचाई में रख दें और वहाँ से उसको छोड़ें तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी चीज़ ज़मीन में है तो उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ हाइट में है तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है, बहुत ही ऊंचाई से क्या गिरता है, बहुत ही ऊंचाई से पानी गिरता है। ओके, तो उस पानी में होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई से गिरता है और वो पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन में आकर टरबाइन से टकराकर बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो टरबाइन होती है उसको घुमाने में मदद करती है। ओके, सिंस देयर आर वेरी फ्यू फॉल्स विच कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि बहुत कम झरने हैं जो पोटेंशियल एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट किए तो जाते हैं। ओके, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स। तो हाइड्रो पावर प्लांट किससे जुड़े हुए होते हैं, डैम्स से। इन द लास्ट सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स वर बिल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पिछली शताब्दी में बहुत सारे डैम्स यानी बहुत सारे बांध बने हैं नदियों में पूरी दुनिया में। एज वी कैन सी फ्रॉम फिगर 14.1, अ क्वार्टर ऑफ एवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज मेट बाई हाइड्रो पावर प्लांट। लगभग 25%, इंडिया में 25% जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो हाइड्रो पावर प्लांट से पैदा होती है। मतलब वो पानी की ताकत से पैदा होती है। ओके, पानी टरबाइन में गिरता है, टरबाइन घूमती है और वो टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जनरेटर के थ्रू। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हाइड्रो पावर प्लांट का। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी मतलब पानी वाली एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड देयर बाई कलेक्ट वाटर इन लार्जर रिजर्वायर्स। तो क्या होता है, हाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए बहुत ही ऊंचे ऊंचे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ताकि जितना ऊंचा डैम होगा उतनी ऊंचाई से पानी गिरेगा, उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जितनी ऊंचाई से पानी गिरेगा उतना तेज़ी से वो टरबाइन को घुमाएगा, यानी उतना तेज़ी से पंखी को घुमाएगा। और जितनी तेज़ी से पंखी घूमेगी उतनी ज़्यादा बिजली जनरेट होगी। ओके, the water level rises and in this process the kinetic energy of flowing water gets transformed into potential energy। अब जितना ज़्यादा पानी का लेवल ऊपर होगा उतनी ही तेज़ी से, उतनी ऊंचाई से पानी नीचे गिरेगा। और जितनी ऊंचाई से पानी नीचे गिरेगा उतनी ही तेज़ी से टरबाइन घूमेगी। और जितनी तेज़ी से टरबाइन घूमेगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। ओके, तो वाटर का लेवल राइज होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर की है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में।
ओके। तो वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन द डैम इज कैरीड थ्रू पाइप्स। तो पानी जो है हाई लेवल में वो किसके थ्रू कैरी किया जाता है? पाइप्स के थ्रू। ओके, कहाँ तक? टरबाइन तक। ओके, एट द बॉटम ऑफ द डैम। ठीक है, कहाँ? बॉटम में, एकदम नीचे। ओके, सिंस द वाटर इन द रिजर्वायर वुड बी फिल्ड ईच टाइम इट रेन्स। तो वो जो पानी है जो गिर रहा है वो कब कब भर जाता है? जैसे जैसे बारिश होती है। तो वो जैसे ये रिजर्वायर आपको दिख रहा होगा, ये रिजर्वायर लेफ्ट साइड में, जब बारिश होगी तो ये रिजर्वायर फुल भर जाता है। ओके, और फिर से पानी ऊंचाई से गिरने लग जाता है। तो वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन द डैम इज कैरीड थ्रू पाइप्स। जो ऊंचाई से पानी गिरता है तो वो पाइप्स के थ्रू कैरी किया जाता है। ओके, at the bottom of the dam, since the water in the reservoir would be refilled each time it rains। तो वाटर जो रिजर्वायर में होता है, ओके, जब भरा होता है रिजर्वायर में, उसको रीफिल किया जाता है। ओके, हर हर बार रीफिल किया जाता है जब जब वो बरसात होती है तब तब। ओके, तो हाइड्रो पावर इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हाइड्रो पावर होता है यानी पानी का जो पावर होता है वो एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब उस पानी का हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, टरबाइन को घुमाने में। पानी है, पानी का तो जितने बार इस्तेमाल करें उतने बार कम है। ओके, तो हाइड्रो पावर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज गेटिंग यूज्ड अप द वे फॉसिल फ्यूल्स वुड गेट फिनिश्ड वन डे। तो अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करेंगे, है ना, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या? फॉसिल फ्यूल्स का एनर्जी के लिए, मतलब पेट्रोलियम का यूज़ करना पड़ेगा, नेचुरल गैस का यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉसिल फ्यूल्स को बचाकर रखने के लिए पूरी दुनिया ने कुछ ऐसे तरीके निकाले थे जिससे फॉसिल फ्यूल्स की खपत जो है एनर्जी के लिए कम हो। तो एनर्जी जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स की जगह ये नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होने लगा। मतलब पानी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, तो पानी से अगर बिजली बनाई जाए तो वो एक नेचुरल प्रोसेस कहला गया। पानी तो इफराद में अवेलेबल है, बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आ जाता है। ओके, तो पानी ऐसा है कि जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन पेट्रोल डीजल के कुएं जो हैं वो लिमिटेड हैं। वो तो मतलब उतने ही हैं जितने बने हैं। ओके, तो पेट्रोल और डीजल आने वाले 50 से 70 से 100 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो अगर हम इसी रफ्तार से इस्तेमाल करते रहे तो उनको बचाकर अगर लंबे समय तक रखना है तो हमें दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर रिलाई करना पड़ेगा, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। ओके, so since the water in the reservoir could be refilled each time it rains, hydropower is a renewable source of energy. Okay, we would not have to worry about hydroelectricity sources getting used up the way fossil fuels would get finished one day. हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए कि वो ख़त्म हो जाएगा पानी। जैसे फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाते हैं वैसे पानी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पानी जो है बार बार यूज़ किया जा सकता है। ओके, लेकिन अगर आपने एक बार पेट्रोल का यूज़ कर लिया, तो पेट्रोल को जला दिया, तो वापस से उस पेट्रोल का यूज़ आप नहीं कर सकते। तो पेट्रोल, डीजल, कोल, नेचुरल गैस वगैरह ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन वाटर, स्टीम, ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं। ओके, बट कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इट। तो बहुत बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं, बांध होते हैं, इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, ओके, तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो इन बड़े बड़े डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। आप खुद सोचिए कि इतनी चौड़ी चौड़ी नदियाँ होती हैं। आप अपने गुजरात में ही देख लीजिए, अहमदाबाद से साबरमती निकलती है, ठीक है, गुजरात से ताप्ती भी निकलती है, नर्मदा भी निकलती है। तो इतनी चौड़ी चौड़ी नदियाँ हैं ये कि आप इनकी चौड़ाई देखकर हैरान हो जाओगे। तो कैसे डैम बनाना कितना कठिन होता होगा इन नदियों में। ओके, इतना सारा पानी को रोकना, और वो डैम इतना मजबूत भी होना चाहिए कि टूटे नहीं, सालों साल नहीं टूटे। ओके, तो द डैम्स
कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, प्रेफरेबली इन हिली टेरेन्स। तो डैम सिर्फ लिमिटेड एरियाज में ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ज़्यादातर पहाड़ों के आसपास। ओके, तो लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सेक्रीफाइस्ड एज दे गेट सबमर्ज्ड। तो अगर कोई डैम खराब हो जाता है या टूट जाता है या गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़मीन, इंसान और समय की खपत हो जाती है या समय का वेस्टेज हो जाता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस हो जाती हैं। लार्ज इकोसिस्टम्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम्स। बहुत सारे इकोसिस्टम जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। ओके, द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज्ड रॉट्स अंडर द एनारोबिक कंडीशन एंड गिव्स राइज टू लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। तो जो वेजिटेशन होती है यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, ओके, तो वो ज़मीन के नीचे दब जाता है, सड़ता रहता है और वो एनारोबिक कंडीशन पैदा कर देता है। एनारोबिक मतलब ऐसी कंडीशन ज़मीन के नीचे आ जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन तो होती नहीं है। तो जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं होगी वो कंडीशन कहलाएगी एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन वगैरह रिलीज होती है विच इज़ ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम बता देता है, ये बना देता है जिससे एक रिहेबिलिटेशन हो जाता है। रिहेबिलिटेशन मतलब क्या हो जाता है कि लोगों को अपना घर छोड़ छोड़ कर भागना पड़ता है। कहीं पर डैम वगैरह अगर टूट जाता है तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ता है। ओके, या कहीं गैस रिलीज हो गई, ग्रीन हाउस गैस, तो वहाँ से लोगों को भागना पड़ता है, नहीं तो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ तहरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर ऑन द रिवर नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स। तो डैम्स जो है नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं नदियों के। नदियाँ जिस रफ्तार से फ्लो होती हैं उनको रोक देते हैं। इसीलिए हमारी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनको हम मानते हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, जैसे गंगा हो गई, नर्मदा हो गई, तो इनमें डैम्स जो बनाए गए हैं उनका अपोजिशन होता है, उनकी बुराई होती है कि क्यों बना दिए गए। ओके, अब चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं इन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करने में। ओके, मतलब जो भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो आसानी से हमें मिल जाए। ओके, तो जैसे पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, बायोमास। बायोमास क्या होता है, जैविक चीज़ों से यानी बायोलॉजिकल चीज़ों से एनर्जी को प्रोड्यूस करना। एक बायोमास का एग्जांपल मैं देता हूँ, जो गन्ने की खोई होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आपको पता है, जो गोबर गैस प्लांट होते हैं उससे मीथेन जनरेट होती है, कुकिंग गैस। ओके, तो ऐसे कर कर के सोलर एनर्जी, आपने देखा होगा, तो सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये सब क्या है, ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ओके, तो हम पहला पढ़ते हैं बायोमास। तो वी मैंशनड अर्लियर दैट वुड हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो वुड है यानी लकड़ी, वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती आई है बहुत लंबे समय से। अगर हम ये पक्का करें कि जो पेड़ लगाए जाते हैं, ओके, तो वो इतने तेज़ी से लगाए जाएं कि हमें लकड़ी की कभी कमी ही ना हो। इतने तेज़ी से पेड़ लगाए जाएं कि हमें लकड़ियों की तो कमी ही नहीं हो। ओके, तो ये जो लकड़ी है वो बहुत लंबे समय तक फ्यूल का काम कर सकती है। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई पेट्रोल डीजल की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो जो अर्ली मैन थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो लकड़ी से ही आग जलाकर एनर्जी लेते थे या एनर्जी पैदा करते थे। उसी से खाना बनाते थे, उसी से एनर्जी पैदा करते थे। ओके, तो हम ये मेंशन कर चुके हैं पहले कि कैसे जो लकड़ी है वो फ्यूल की तरह यूज़ हुई है बहुत लंबे समय तक। ओके, ईंधन की तरह यूज़ हुई है। ओके, तो लकड़ी ईंधन की तरह हमेशा यूज़ होती रहेगी अगर हम रोज़ बहुत सारे पेड़ों को लगाएं, ताकि पेड़ों की कभी कमी ना हो। ओके, यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ
काऊ डंग केक्स एज अ फ्यूल। आपने कंडे सुने होंगे, उपले। ओके, गाय का जो गोबर होता है उससे उपले बना लिए जाते हैं। तो गांव वगैरह में उपलों से चूल्हा वगैरह जलाया जाता है। ओके, तो वो जो उपले हैं वो एज अ फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो गिवन द लार्ज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, दिस कैन ऑल्सो एश्योर अस अ स्टडी सोर्स ऑफ फ्यूल। तो एक बड़े लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के होने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा गाय बैल भेड़ बकरी पालने की वजह से जो उनका गोबर मिलता है उससे ये फ्यूल जो है कंडा या उपला ये बनाया जा सकता है आसानी से। ओके, तो ये एक तरह का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंस दीज फ्यूल्स आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, ये जो फ्यूल होते हैं, चाहे मैं गन्ने की खोई की बात करूं चाहे वो उपले की बात करूं, तो ये फ्यूल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्लांट या एनिमल्स से बनाए जाते हैं, ये प्लांट या एनिमल सोर्स होते हैं। ओके, तो इन सोर्सेस को इसीलिए बोलते हैं बायोमास, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। ओके, तो इन बायोलॉजिकल चीज़ों की मदद से फ्यूल बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोमास। ओके, तो दीज फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग। तो ये जो फ्यूल है ये ज़्यादा हीट यानी ज़्यादा गर्मी नहीं पैदा करते हैं। ओके, जलने पर ज़्यादा गर्मी नहीं पैदा करते हैं, और लेकिन बहुत सारा धुआं पैदा करते हैं जब ये जलाए जाते हैं। गर्मी तो कुछ खास नहीं मिलती बट बहुत ज़्यादा धुआं मिलता है। जब आप लकड़ी जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है, जब आप कंडे जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है। ओके, तो ये जो बायोमास है इनको जलाने पर बहुत ज़्यादा धुआं होता है। ओके, देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दीज फ्यूल्स आर नेसेसरी। तो जो टेक्नोलॉजी आ गई है अच्छी अच्छी, तो उससे इन ये जो फ्यूल्स हैं इनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। एफिशिएंसी मतलब इनसे मिलने वाली एनर्जी जो है उसको मैक्सिमम किया जा सकता है, ऑप्टिमम किया जा सकता है। ओके, तो व्हेन वुड इज बर्न्ड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब लकड़ी को एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती, मतलब देखिए आग लगाने के लिए एक चीज़ तो होना चाहिए, वो है ऑक्सीजन। ओके, तो जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई जब लिमिटेड होगी, लिमिटेड मतलब कम सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, वाटर की और ऐसे मटेरियल्स की जो कि लकड़ी के जलने के बाद बच जाते हैं। ओके, तो चारकोल बचेगा लास्ट में। ओके, चारकोल बचेगा। जब आप देखेंगे लकड़ी जल जाती है तो ब्लैक कलर का एक चीज़ बचता है, उसको हम चारकोल बोलते हैं। ओके, तो चारकोल को जब जलाया जाता है तो बिना फ्लेम्स के जलता है। ओके, और ये स्मोकलेस होता है और इसका हीट जनरेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी निकलती। तो कुल मिलाकर इसमें ये समझाया गया है कि कैसे हम बायोमास से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो पहले एग्जांपल दिया गया वुड का, कि कैसे लकड़ी को जला करके पुराने ज़माने में हीट एनर्जी पैदा की जाती थी। बट लकड़ी को जलाओ या फिर उपले को जलाओ, कंडे को जलाओ, तो धुआं बहुत ज़्यादा होता है। हीट तो जो मिलती है थोड़े बहुत, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब एफिशिएंट नहीं होता है वो। तो क्या होता है, जब लकड़ी जल जाती है तो चारकोल बचता है, और उस चारकोल को जब आप जलाएंगे तो धुआं कम होता है और हीट ज़्यादा निकलती है। ओके, धुआं कम होता है बट हीट ज़्यादा निकलती। सिमिलरली काऊ डंग, वेरियस प्लांट मटेरियल्स लाइक रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, मतलब जो भूसी होती है, जो कंडा होता है यानी उपला जिसको बोलते हैं, काऊ डंग। ओके, वेजिटेबल वेस्ट और सीवेज, इन सबको डीकम्पोज यानी सड़ा लिया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब एनारोबिक प्रोसेस होता है। जहाँ पर भी एनारोबिक वर्ड आपको दिख जाए, कहीं पर भी एनारोबिक वर्ड दिखे तो समझ लीजिएगा वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, और जहाँ पर एरोबिक वर्ड दिखे तो समझ जाइएगा वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, तो सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज़ मेनली काउडंग, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, मेनली काउडंग यानी कंडा, उसको गोबर गैस बोलते हैं। तो गोबर गैस प्लांट आपने देखा होगा, वहाँ पर गोबर को
ज़मीन के नीचे एक टैंक बनाकर इकट्ठा किया जाता है गोबर को ढेर सारा, और वो गोबर छोटे छोटे कीड़ों द्वारा सड़ा दिया जाता है। उस गोबर के सड़ने से क्या पैदा होती है? गोबर गैस। ओके, तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट एज शोन इज फिगर 14.4। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें बायोगैस के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर का मटेरियल दिख रहा है ये गोबर है। ओके, तो स्लरी से गोबर जो है गैस टैंक में गया। इस गैस टैंक में ऊपर एक गैस आउटलेट लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो गैस टैंक है इसके अंदर जो गोबर भरा हुआ है उसमें मीथेन पैदा हो रही है, यानी बायोगैस पैदा हो रही है, और ये गैस आउटलेट से ये गैस निकाल ली जाती है। तो गोबर इकट्ठा किया जाता है इस टैंक में, और छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं गोबर में। वो कीड़े जो हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में इस गोबर को सड़ा सड़ा कर गैस बनाते जाते हैं। तो ये गैस जो है ये गैस टैंक में इकट्ठा हो जाती है, और गैस आउटलेट से ये गैस एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है किसका? गोबर गैस का। ओके, सो गाइज, ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करते रहिए। जो चैप्टर 6 मैंने पढ़ा दिया है लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर 7 पढ़ा दिया है, तो ये दोनों चैप्टर आप बार बार रीड करिए घर पे। इस चैप्टर को भी जहाँ जिस पेज नंबर तक मैंने पढ़ा दिया है, जैसे मैंने पेज नंबर 246 तक पढ़ा दिया है, तो एटलीस्ट 246 तक आपको 3-4 बार पढ़ लेना है घर में इस चैप्टर को। ओके, तो आपको पक्का हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन जो मैं दूंगा एग्ज़ाम में वो आपको बनेंगे। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। जो भी डाउट हो प्लीज़ लेक्चर में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।